दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बांग्लादेश से आने वाली तस्वीरें तो आप लोगों ने अच्छी तरह से देख ही ली होंगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार वहाँ पर जो प्रोटेस्ट वगैरह या खून खराबा, दंगे फसाद जो कुछ भी चल रहा था वो तो चल ही रहा था, मगर फिर 5 अगस्त के दिन वहाँ से जिस तरह के वीडियोस, जिस तरह के फोटोज बाहर निकल कर आए, उन्होंने न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान किया बल्कि एक बार फिर से उस श्रीलंका की याद दिलाई जो बांग्लादेश की तरह ही भारत का एक पड़ोसी मुल्क है। बांग्लादेश के आम लोगों ने पहले तो पीएम हाउस यानी वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनके पूरे घर को, पूरे महल को चारों तरफ से घेरा, बल्कि बाद में उसके अंदर जाकर फिर वो सब किया जो कि हम लोग तस्वीरों या फिर वीडियोस में देख सकते हैं। किसी ने वहाँ से कीमती चीज़ों को लूटना शुरू किया, तो कोई सोफे पर लेटा हुआ नजर आया तो किसी ने वहाँ पर खाना पीना शुरू कर दिया, यानी लेग पीस के मजे उड़ाए जो शायद पीएम हाउस के ही किसी फ्रीज से निकाला गया होगा। और ये सब कुछ उसके बाद हो रहा था जब वहाँ से पहले तो खबर आई कि बांग्लादेश पर फिर कई दशकों से लगातार राज करने वाली उन लोगों की प्रधानमंत्री यानी शेख हसीना ने न सिर्फ इस्तीफा दे दिया है बल्कि वो अपनी बहन के साथ बड़ी ही इमरजेंसी सिचुएशन में वहां से भाग भी निकली हैं अपने हेलीकॉप्टर के जरिए से। पहले तो वो इंडिया पहुंची और अब खबर ये है कि शायद मुमकिन है कि वो इंडिया में ही हैं या फिर लंदन या दुनिया के किसी और शहर या फिर किसी और देश में भी जा सकती हैं। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश में ये सब कुछ चल क्या रहा है। आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि शेख हसीना, जो न सिर्फ बांग्लादेश ही की बल्कि दुनिया की भी सबसे ताकतवर औरत के तौर पर जानी जाती हैं, उनको इतनी ज्यादा इमरजेंसी में अपना ही देश छोड़कर हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। आखिर कौन है ये शेख हसीना, और ये बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ इसके पीछे अमेरिका का कौन सा एंगल है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। दोस्तों, हमारे चैनल मोहम्मद ज़रीफ अहमद के आप सभी नॉलेजेबल फ्रेंड हैं। आप में से जितने भी लोग मेरी लगभग सारी ही वीडियोस देखते हैं तो उनको ये भी पता होगा कि बांग्लादेश में ये जो कुछ भी चल रहा है ये दरअसल वहाँ के कोटा सिस्टम यानी कि रिजर्वेशन की वजह से चल रहा है। अब वहाँ का ये कोटा सिस्टम, ये रिजर्वेशन क्या है, कैसे काम करता है, कब लागू किया गया, इन सारी ही चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बस इतना बताता चलूं कि जब 1971 के दौर में बांग्लादेश वजूद में आया तब वहाँ के जो मेन लीडर थे यानी कि शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स यानी कि वो लोग जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में, इस देश को बचाने में, बनाने में एक अहम किरदार अदा किया था, उस उनके लिए एक रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करवाया था। ये रिजर्वेशन, ये आरक्षण 30 पर था, जिसका आसान भाषा में मतलब ये बनता है कि अगर बांग्लादेश के अंदर 100 सरकारी नौकरियां हैं तो उनमें से सबसे पहले 30 नौकरियां
सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को दी जाएंगी। वैसे तो सब कुछ ठीक था, मगर मामला उस वक्त खराब होना शुरू हुआ कि जब 1996 के दौर में गद्दी पर बैठने वाली शेख हसीना, जो दरअसल रिश्ते में इन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, उन्होंने इस रिजर्वेशन को, इस कोटा के सिस्टम को और आगे बढ़ाया और कहा कि जिस तरह से 30% के करीब रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स को मिलता था, वैसे ही उनकी औलादों को भी मिलता रहेगा। लोगों की नाराजगी तो वैसे उसी वक्त ही शुरू हो गई थी, मगर हालात बुरे से बुरे उस वक्त हुए जब बहुत आगे जाकर अब शेख हसीना ने ये फैसला कर लिया कि जिस तरह से फ्रीडम फाइटर्स और उनकी अगली औलाद को ये 30% रिजर्वेशन मिलता था, वैसे ही अब उनकी थर्ड जनरेशन यानी कि पोतों को भी मिला करेगा। बस यहीं से बांग्लादेश के स्टूडेंट का और बांग्लादेश के छात्रों का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि उनका कहना था कि 30% पर तो सीधे सीधे तौर पर इनकी औलाद को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, जबकि 26 पर जो और भी रिजर्वेशन है अलग अलग कैटेगरी का, उसमें बट जाएगा। बाकी बची हुई सिर्फ और सिर्फ 44% सीट पर ही पूरे बांग्लादेश को डिपेंड रहना होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के गुस्से की वजह यह भी थी कि उनका ये इल्ज़ाम था कि ये जो 30% का रिजर्वेशन अभी तक बाकी रखा गया है, इसकी वजह ही यही है कि इससे शेख हसीना का खुद का फायदा होता था। वो इस रिजर्वेशन की मदद से अपने मनपसंद लोगों को, अपने करीबी लोगों को सिस्टम के हर सेक्टर में बैठा दिया करती थी, ताकि उनकी हुकूमत के जो वक्त के साथ डिक्टेटरशिप में बदल गई थी, वो लंबे वक्त तक सलामत रह सके, लंबे वक्त तक चलती रहे। वैसे आपको बता दूं कि अभी 4 साल पहले ही ऑलरेडी इस कोटा सिस्टम को लेकर बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने बड़े लेवल का प्रोटेस्ट किया था। ये प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल का था कि हुकूमत को झुकना पड़ा और फाइनली इस कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया। लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ कि अभी कुछ वक्त पहले ही बांग्लादेश के कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो वो कोटा सिस्टम था वो तो भाई बाकी रहेगा। बस फिर क्या था, बांग्लादेश के सारे ही स्टूडेंट में गुस्से की और मायूसी की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने एक बार फिर से बड़े लेवल के विरोध प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए। ये सारे ही प्रोटेस्ट शायद नॉर्मल ही रहते अगर वहां की प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना की जुबान से एक लफ्ज नहीं निकलता, जबान से सिर्फ एक शब्द निकलना था कि मानो सब कुछ बदल गया, बांग्लादेश की तस्वीर बदल गई, इतिहास बदल गया, राजनीति बदल गई और शेख हसीना जो पिछले कई सालों से लगातार अकेले ही पूरे बांग्लादेश को कंट्रोल कर रही थी, उनकी कुर्सी भी चली गई। इवन अब तो उनको अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ गया और शेख हसीना के मुंह से निकलने वाला वो जो एक लफ्ज था वो था रजाकार, कि जिनको बांग्लादेश में ऐतिहासिक तौर पर हद से ज्यादा नेगेटिव यानी कि गाली के तौर पर देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि 1971 के दौर में जब बांग्लादेश अपनी आज़ाद की लड़ाई लड़ रहा था पाकिस्तान से, तो उस दौर में जितने भी ऐसे लोग थे जो बांग्लादेश के अंदर की, जो बांग्लादेश के अलग होने पर राजी नहीं थे, यानी वो बांग्लादेश को ही सपोर्ट कर रहे थे, उसकी आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों को ही बांग्लादेश में रजाकार कहा गया था। अब हुआ ये कि जब कोर्ट का फैसला आने के बाद अभी कुछ वक्त पहले ही बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया इस रिजर्वेशन के खिलाफ, तो शेख हसीना ने एक बयान में कहा कि वैसे तो इस कोटा सिस्टम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर ये कोटा फ्रीडम फाइटर्स को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार को मिलेगा?
यानी उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों की तुलना देश के गद्दारों से कर डाली। फिर क्या था, इसी चीज को वहां के स्टूडेंट ने सीरियसली ले लिया और ये नारा दिया कि अगर हम विरोध प्रदर्शन करने की वजह से, अपना हक मांगने की वजह से गद्दार हैं, रजाकार हैं, तो ठीक है, हम रजाकार ही हैं। इसके बाद ही स्टूडेंट्स को ऐसा गुस्सा आया कि ये सारे विरोध प्रदर्शन एक अलग ही लेवल पर पहुंच गए और पूरे बांग्लादेश में इसका असर दिखने लगा। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक बार फिर से कोर्ट के जरिए ये फैसला पलटना पड़ा और कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि वो कोटा सिस्टम एक बार फिर से खत्म कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब तक तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उसकी वजह यह है कि जब ये कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो उससे पहले शेख हसीना ने लंबे वक्त तक इन सारे प्रोटेस्ट को, इन सारे विरोध प्रदर्शनों को बड़ी ही जबरदस्त तरीके से दबाने की कोशिश की थी। स्टूडेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन लगवाया था, वो भी इस लेवल का कि जो आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा कि कोशिश की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके ताल्लुक से गलत भ्रम फैलाया गया और उसके बाद पुलिस को भी फ्री हैंड दे दिया गया कि जब चाहो जैसे चाहो कार्रवाई करो, जिसकी वजह से पुलिस ने अब शूट करना शुरू कर दिया। यानी अपनी ही देश के स्टूडेंट्स को कत्ल करना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई जब शेख हसीना की पार्टी यानी कि अवामी लीग ने अपने स्टूडेंट विंग की शक्ल में इन लोगों के बीच में गुंडों को छोड़ दिया, जिनके पास न सिर्फ खतरनाक हथियार ही थे बल्कि पुलिस की सरपरस्ती भी थी। हुकूमत कुछ कहने वाली थी नहीं, तो इसीलिए उन्होंने खूब गुंडाई फैलाई। फिर किसी पर छोटे हथियारों से हमला किया तो किसी पर गोली से हमला किया। नतीजा ये हुआ कि कुछ वक्त के अंदर ही ऑफिशियली 100 से ज्यादा और अनऑफिशियली 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। अब जब 1000 से लेकर 1100 लोगों की तो सिर्फ मौत ही हुई थी, तो घायल कितने ज्यादा हुए होंगे इसका अंदाजा आप लोग अच्छी तरह से लगा सकते हैं। जबकि 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट को या बाकी प्रोटेस्टर्स को शेख हसीना की तरफ से गिरफ्तार करवाया गया। यही वजह है कि कोर्ट की तरफ से कोटा सिस्टम को खत्म कर देने के बावजूद भी स्टूडेंट्स ने अपना ये प्रदर्शन खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि अब तो हम इंसाफ लेकर रहेंगे, अब तो हमको इंसाफ चाहिए, क्योंकि इतने लोगों की जान गई है, आखिर इनका क्या होगा, कौन इनको इंसाफ देगा। और साथ ही साथ जो इतने ज्यादा लोग यानी हजारों की तादाद में घायल हुए हैं, इनका इलाज कौन कराएगा। 11,000 से करीब जो लोग जेलों में भरे जा चुके हैं उनको आजाद कौन कराएगा। और जितने भी लोग अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं लेकिन उन्होंने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है, वो लोग आगे भी सलामत रहेंगे, इस चीज की गारंटी कौन लेगा। क्योंकि जाहिर है अगर हुकूमत इतनी ज्यादा सख्ती से पेश आ रही है, इतना ज्यादा जालिमाना रवैया दिखा रही है, तो वो बाद में भी हम लोगों को नहीं छोड़ने वाली है। बस इसीलिए न सिर्फ ये विरोध प्रदर्शन आगे जारी रहे बल्कि हर गुजरते वक्त के साथ खतरनाक होते चले गए। नतीजा ये हुआ कि 4 अगस्त 2024 का दिन तो हद से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी एक दिन में 99 से 100 लोगों की मौतें हुई। और फिर दिन आया 5 अगस्त का, जब इन सारे ही प्रोटेस्टर्स ने ये ऐलान किया कि इन साफ
अब हम लेकर रहेंगे, अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। इन्होंने कहा कि ढाका का पूरा पूरे के पूरे हिस्से को हम घेर लेंगे, यानी सारे ही लोग ढाका की तरफ बढ़ो और पूरे पीएम हाउस को घेर लो। मांग रखी गई कि न सिर्फ शेख हसीना बल्कि उनकी पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे, यानी पूरी हुकूमत ही देश की गद्दी से पीछे हट जाए। वैसे तो इस बड़े और ऐतिहासिक रैली को, इस बड़े प्रदर्शन को भी शेख हसीना ने हमेशा की तरह दबाने की कोशिश की, यानी क्रैकडाउन का इरादा किया और आर्मी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मगर फिर अचानक से इस पूरे मामले में बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब ये खबर आई कि आर्मी ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। बल्कि आर्मी ने तो यह ऐलान कर दिया है कि अपने देश के स्टूडेंट्स अब हम अपने देश के स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। बस वहीं से एक्सपर्ट्स को और शायद आम लोगों को भी ये भनक लगने ही लगी थी कि शायद शेख हसीना का वक्त पूरा हो चुका है। थोड़ा वक्त और गुजरा और फिर तो ये खबर भी आ गई कि अब तो वहां की आर्मी ने ही शेख हसीना को 45 मिनट की वार्निंग जारी कर दी है कि 45 मिनट में वो इस्तीफा वगैरह देकर यहां से निकले। और ऐसा फैसला आर्मी ने तब लिया जब उसने बिगड़ते हुए हालात को देखा और देखा कि किस तरह से बड़ी भीड़ ने पीएम हाउस को ही चारों तरफ से घेर लिया है, तो जाहिर है कुछ बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। और उसके बाद ही वो वायरल होने वाली तस्वीरें सामने निकल कर आईं कि जिसमें देखा जा सकता था कि शेख हसीना अपनी बहन के साथ किस तरह से अपने ही देश को इमरजेंसी में छोड़कर भाग रही थी। और बाद में ये खबर भी आ गई कि वो हेलीकॉप्टर इंडिया में आकर उतरा था प्रधानमंत्री के चले जाने के बाद। फिर बांग्लादेश की आर्मी ने अपने देश को अपने कंट्रोल में लिया और पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि अब एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसमें शेख हसीना की पार्टी यानी कि अवामी लीग को छोड़कर बाकी सारी ही पार्टीज के नेताओं को शामिल किया जाएगा। अब जहां तक बात शेख हसीना की है कि आखिर ये कौन है, तो आपको बता दूं कि ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जो दरअसल बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन यानी कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने में, पाकिस्तान से आजाद कराने में सबसे अहम किरदार इन्हीं का था। मगर फिर क्या हुआ ये कि वक्त के साथ ये भी कुछ हद तक डिक्टेटरशिप की तरफ जाने लगे थे। बांग्लादेश में इनके खिलाफ भी काफी हद तक माहौल बनना शुरू हो चुका था। मगर तभी अचानक से 1975 में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब एक दिन वहां की आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान का न सिर्फ तख्ता पलट किया बल्कि बड़े ही जालिमाना तरीके से उनकी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया। बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, किसी को भी नहीं बख्शा गया। इनकी पूरी फैमिली में सिर्फ 2 इनकी बेटियां ही बचने में कामयाब हो पाई थी। वो इसलिए क्योंकि वो उस वक्त ना तो इनके घर में मौजूद थी बल्कि बांग्लादेश में ही मौजूद नहीं थी, वो जर्मनी में थी और अपनी पढ़ाई की वजह से। और उन्हीं 2 लड़कियों में से एक लड़की का नाम था शेख हसीना। जाहिर है इस खतरनाक हादसे के बाद खुद शेख हसीना भी एक लंबे वक्त तक बांग्लादेश में एंटर नहीं हो पाई थी बल्कि वो इंडिया में आकर रहने लगी थी। यही वजह है कि शेख हसीना को इंडिया से एक अलग ही लगाव है, बल्कि उनको तो इंडिया की बेटी भी कहा जाता है। 1981 में जाकर फाइनली शेख हसीना का बांग्लादेश में जाने का रास्ता साफ हुआ और उन्होंने राजनीति में एंट्री मारी। अपने वालिद यानी शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग की कमान संभाली
और एक बार फिर से उसको ऊपर ले जाना शुरू किया। 1996 में वो पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुई और 2001 तक लगातार इस गद्दी पर बैठी रही। उसके बाद चुनाव हार गई, लेकिन फिर 2009 में एक बार फिर से इनकी वापसी हुई और उसके बाद तो ये इस गद्दी पर ऐसी बैठी कि मानो इनको कोई हटा ही नहीं सकता। 2009 के बाद 2014 का भी चुनाव जीता, 2019 का भी चुनाव जीता और अभी कुछ वक्त पहले ही 2024 का भी चुनाव जीत चुकी हैं। अब इन सारे चुनावों में से इन्होंने कितने ईमानदारी से जीते, कितनी सीटें ईमानदारी से जीती या कितनी बेईमानी से जीती, और इनके दौर में डेमोक्रेसी का धीरे धीरे क्या हाल हुआ, ये अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है। बस इतना बताता चलूं कि बांग्लादेश की जो मेन अपोजिशन लीडर थी यानी कि खालिदा जिया, वो एक लंबे वक्त से जेल के अंदर बंद हैं। इवन वहां की जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसने 2024 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, यानी कि 2024 के चुनाव में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया था, बल्कि चुनाव का बायकॉट किया था और शेख हसीना ने ये चुनाव एक तरफा ही जीत लिया। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से ही यहाँ पर एंट्री होती है दुनिया के हर मामले में अपनी टांग अड़ाने वाले और अपनी दादागिरी के लिए मशहूर अमेरिका की। अमेरिका ने 2024 के शुरू होने वाले बांग्लादेश के इन चुनावों के बाद ही ये जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी इसको टारगेट करना शुरू कर दिया था कि ये चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं और हम बांग्लादेश के ऊपर सेक्शन लगाएंगे, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी का गला घोट रही है। हालांकि दोस्तों इस बात में कोई शक भी नहीं है कि जो 2024 के बांग्लादेश के इलेक्शन थे वो फ्री एंड फेयर बिल्कुल भी नहीं थे। मगर सवाल ये भी है कि आखिर उस अमेरिका को बांग्लादेश की बड़ी चिंता हो रही है कि जिसको पाकिस्तान की राजनीति की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जबकि पाकिस्तान के इस बार के इलेक्शन में जिस तरह की धांधली हुई है शायद इतिहास में ना तो दुनिया में पहले कभी देखी थी और शायद मुझे लगता है कि आगे भी कभी देख नहीं पाएगी। लेकिन अमेरिका को वहां पर किसी से कोई दिक्कत नहीं है। यही वजह है कि दुनिया को समझ आने लगा था कि मामला कुछ और ही है। और मामला क्या है ये कुछ वक्त के बाद तब खुला जब पता चला कि अमेरिका अंदरूनी तौर पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर डाल रहा था कि वो उसको अपने देश में चाइना को काउंटर करने के लिए एक मिलिट्री बेस बनाने दे, मगर बांग्लादेश की हुकूमत किसी भी हालत में तैयार ही नहीं हुई। इवन बाद में तो इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई कि जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर अपना प्लान ए नाकामयाब होने के बाद अब प्लान बी पर काम करना शुरू किया है। और उसका प्लान भी ये है कि वो बांग्लादेश के अंदर ही किसी तरह से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर एक अलग देश बनाएगा, एक ऐसा छोटा सा देश कि जो बांग्लादेश से उलट एक छोटा सा क्रिश्चियन यानी कि ईसाई देश होगा। और उसको जाहिर है अमेरिका अपनी एक कॉलोनी, अपने एक अड्डे की तरह इस्तेमाल कर सकेगा। यही वजह है कि दुनिया भर का मीडिया एक लंबे वक्त से ही इस तरह की खबरें कवर करता रहा था कि अमेरिका जल्द ही बांग्लादेश के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ करवा सकता है, जैसे वो दुनिया के दूसरे बहुत सारे इलाकों में करवाता आया है। इसीलिए जब ये सारे प्रोटेस्ट भी शुरू हुए तब बहुत सारा मीडिया ये दावा करता रहा कि शायद इन प्रोटेस्ट को किसी बाहरी ताकत की तरफ से फंड किया जा रहा है। अब दोस्तों अमेरिका वाली इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये तो हम में से कोई भी अभी तक नहीं जानता है, लेकिन
ये बात हर कोई जानता है कि शेख हसीना के चले जाने के बाद बांग्लादेश से बाहर अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है और सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ है तो वो है अमेरिका, और सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया के शेख हसीना की गवर्नमेंट से रिश्ते अच्छे नहीं बल्कि बिल्कुल घर जैसे थे। हालांकि हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर इन तमाम चीज़ों से अमेरिका का फायदा हो रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना दूध की धुली हुई हैं, बल्कि उन्होंने वो सब कुछ किया है जो हम इस वीडियो में शुरू से अब तक जानते आए हैं। और आज बांग्लादेश में ये जो सारे खतरनाक हालात पैदा हुए हैं इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद ही हैं। बाकी अगर अमेरिका वाली थ्योरी को सच मान भी लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका या किसी बाहरी ताकत ने इतना ही किया होगा कि जो आग पहले से जल रही थी उसमें पेट्रोल डालकर उसको और तेज कर दिया होगा, वरना आग तो अंदर ही से जली है। फिलहाल इसी के साथ ही आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करते हुए आपसे रुखसत होना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों को जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसको आप कमेंट में लिख कर बता दें, जिससे मैं आगे के लिए उसमें सुधार कर सकूं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।